अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन एक शख्सियत और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सईद। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं SPCIA फैसलाबाद नईम अज़ीज़ संधू साहिब से। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए सर कि आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ कहाँ से है और कुछ अपने एजुकेशनल करियर के बारे में बताइएगा। हाँ जी, मेरा बुनियादी तल्लक जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है। ठीक है। हमारा इसमें हम थ्रू आउट पार्टीशन के बाद जो नाम इधर से सेटल हुए हैं। मेरे जो दादा हैं वो इंडिया में ज़ैलदार थे, ऑनरी मैजिस्ट्रेट थे। खान बहादुर का ख़िताब मिला हुआ था उनको। अच्छा। तो वह पार्टीशन हुई तो उनकी उधर जिस ट्रेन पे वो सफ़र कर रहे थे उसमें बम ब्लास्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। अच्छा। उस वक्त मेरे वाला साहब की एज थी कोई 12 साल। वो फिर इधर शिफ्ट हो गया। ये हमारा साथ ही सरगोदा रोड के ऊपर गांव है 46 जीम्बे। उधर फिर हमारी वो प्रॉपर्टी ज़मीनें वगैरह अलॉट हो गई। उधर हमारा एग्रीकल्चर सारा सेटअप है और नंबरदारी भी हमारे पास है। वाला साहब की डेथ के बाद मैं खुद भी नंबरदार हूँ उनका। और आबाई घर हमारा फैसलाबाद में मुस्लिम टाउन में है। सही। तो मेरी स्कूलिंग जो है वो सारी प्रेप से लेकर मैट्रिक तक इधर डिवीजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद से हुई है। मैट्रिक करने के बाद मैं फिर लाहौर चला गया था FSC के लिए, FC कॉलेज लाहौर से। ठीक है। तो डॉक्टर बनने का इरादा था। अच्छा। तो वो फिर FSC में नंबर कम आए। अच्छा। वो मैंने फिर मेडिकल को फौरी तौर पे स्विच ओवर किया और मैंने फिर BA में एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। ओके। फिर मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर इन इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। तो फिर जो डॉक्टर बनने के लिए नंबर कम आए तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन थी कि मैं CSS का एग्ज़ाम दूँ। ओके। आई स्टार्टेड प्रेपरेशन फॉर CSS। इन द मीन टाइम मैं जब CSS की तैयारी कर रहा था तो साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर्स की 100 सीट्स आ गई जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइज़ की थी। तो चूँकि तैयारी भी थी और ये पहला एक्सपीरियंस है, इससे पहले कभी भी डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स नहीं आए थे। उसके लिए हमारे लिए बड़ा एक चार्म था कि शायद ये डायरेक्ट इंस्पेक्टर आएंगे तो 5 साल बाद हम DSP बन जाएंगे, 10 साल बाद SP बन जाएंगे। और हम अपने आप को 15 साल में ना उस वक्त DIG देख रहे थे। तो वो मैंने एग्ज़ाम दिया। उसमें आप बिलीव करें कि 14,500 एप्लीकेंट्स थे। 14,500 एप्लीकेंट्स अगेंस्ट 100 सीट्स। 100 सीटें थी, 14,000 बंदा था और जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस थी वो MBBS डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उसमें LLM और ये सारे मास्टर्स से अबाव थे। वो एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो कोई 6 महीने बाद रिज़ल्ट आया। एक्सपेक्ट ही नहीं मैं तो कर रहा था कि अब इतना कंपटीशन है, कहाँ होना है। तो अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि वो 14,000 में से ओनली 66 लोग क्वालिफाई हुए। अच्छा। 100 भी पूरा ना हो सका। अच्छा। वो 66 में से मैं भी था एक। माशाल्लाह। तो वो फिर इधर आ गया और साथ ही मैंने एक एग्ज़ाम दिया हुआ था उस वक्त PCS का एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर्स जो आपके होते हैं ना, PCS के थ्रू आते हैं एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर्स। उस वक्त ये था कि ये जुडिशरी का निज़ाम अलहदा नहीं था। मैजिस्ट्रेट्स बहुत पावरफुल होते थे, उनके पास बेल्स की इख्तियारात और जुडिशरी और मैजिस्ट्रेसी इकट्ठी थी। वो मैंने दिया। लकीली मैं वो भी क्वालिफाई कर गया। ओके। और अब मेरे पास उस वक्त में बड़े 2 ऑप्शंस थे। एक मैं 16 ग्रेड में इंस्पेक्टर था। अच्छा। उधर मैं 17वें ग्रेड में मैजिस्ट्रेट था। अच्छा, आप इंस्पेक्टर लग चुके थे तब, तैनात हो गए थे? ज्वाइन मैंने दोनों नहीं किए थे। अच्छा, दोनों नहीं किए थे, एग्जाम्स आए ऑप्शंस थे। अभी दोनों के अपॉइंटमेंट लेटर आने थे। अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड था कि मैं क्या करूं। उधर 17 ग्रेड था और मैजिस्ट्रेसी थी, इधर 16 ग्रेड था और पुलिस था। तो उसमें जो है वो अल्टीमेटली उन दिनों बड़ी बहस चल रही थी जुडिशरी और एग्जेक्टिव की सेपरेशन का। अच्छा। तो ये सोचा कि अगर जुडिशरी से एग्जेक्टिव अलहदा होगी तो एग्जेक्टिव के पास तो फिर कोई इख्तियार ही नहीं होना। तो मेरी फैमिली में काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, फैमिली में पॉलिटिकल थे। मेरे उस वक्त सके मामू जो हैं वो हसन अख्तर मोकल, ही वाज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली। अच्छा। और मेरे दूसरे सके मामू उस वक्त जो हैं ही वाज ADCG लाहौर कैंट, सरदार शेर अफगन। मैं उनके पास गया, दोनों से मैंने कंसल्ट किया। सही। मैंने कहा जी आप पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन, पाकिस्तान पुलिस स्टेट है। अच्छा। आपको पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए, मैजिस्ट्रेट को छोड़ दें।
ठीक है। मैं दूसरे जो सिविल सर्विस में थे उनके पास गया, मैंने कहा कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी उसी सर्विस में है। उन्होंने भी मुझे ऑप्शन ये दी कि नहीं, पुलिस इज़ बेटर। ओके। मैंने फिर वो जो है ना उसको मैजिस्ट्रेसी वाला जो लेटर है उसको लेटर ऑफ रिफ्यूज़ल लिखा। अच्छा। और पुलिस को ज्वाइन कर लिया। सही। तो अब आपको क्या लगता है कि आपका फ़ैसला वो ठीक था? मुझे बहरहाल कोई ऐसा उस पर फैसले पर पछतावा नहीं है, लेकिन अगर कैरियर के हवाले से देखें तो उस वक्त जो मेरे साथ मैजिस्ट्रेट हुए थे वो अब तमाम लोग अभी इस वक्त कोई 19 ग्रेड में है, कोई 20 ग्रेड में है, और वो 3-3, 4-4 ज़िलों में एज ए डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। और मैं अब कुछ 6 महीने पहले एसपी बन रहा हूँ। अच्छा। इसमें यह है कि इसमें जो है ना बड़ी ज़्यादा है कि प्रमोशन स्लो है। प्रमोशन स्लो है। इसमें जो आपके जो है ना प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, उसका आपका स्ट्रक्चर कोई नहीं है। मतलब आप देखें 93 में डायरेक्ट इंस्पेक्टर आके 2009 में डीएसपी बनना, 16 साल एक ओहदे पे, किसी डिपार्टमेंट में मिसाल नहीं है इस तरह की कि एक ही आप ओहदे के ऊपर 16 साल रहेंगे। 16 साल के बाद डीएसपी, और रूल्स ये कहते हैं कि डीएसपी के बाद आपको 7 साल बाद आपको एसपी बना देना चाहिए। उसमें भी हम देखें कि डीएसपी के ओहदे पे 10 साल रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद जाकर ना बारी आई है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो वो ज़्यादा बेहतर था। अगर मैं अपना जो टेम्परामेंट है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड है, या मैं अपना जो ट्रेंड उस हिसाब से देखूं तो मैं इस डिसीजन को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं लोगों की खिदमत करने का, फेम हासिल करने का, उसके बाद लोगों को इंसाफ देने का, और अपने फैमिली और अपने जो पीछे सारा सेटअप है पब्लिक को खिदमत करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है। और आप पूरे पंजाब में जिससे भी मेरा पूछेंगे आपको सारे बताएंगे कि ये जो है ना वो कोई बंदा है, वो आपको यही कहेंगे जी हम एक दफ़ा जब मिले हैं जाके एसपी साहब को तो हमारी दोबारा ख्वाहिश आती कि मिलें, और एक दफ़ा जिस बंदे का कोई आ गया उससे फिर मेरा ना लाइफ लॉन्ग रिलेशन बन गया है। और मैं हर जिस वक्त मुझे कोई कॉल करता है, मेरे बस में जो कुछ होता है इमीडिएटली मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ उसको। सही। तो टोटल कितना अरसा हो गया आपको सर्विस में? अभी मुझे टोटल इस वक्त 28 साल। 28 साल। 28 साल। तो ये अभी तो आप एसपी सीआईए हैं, तो इससे पहले शुरू से ही आप सीआईए में हैं या नहीं, मैं थ्रू आउट एसडीपीओ रहा हूँ। ओके। मैं जब इंस्पेक्टर आया था तो मैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, टोबा टेक सिंह, झांग और ननकाना, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं एसएचओ रहा हूँ। सही। और मेरी जो है ना वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा एसओशिप्स मेरी हैं जो कि 20 के करीब हैं। 20 थानों में एसएचओ रहा हूँ। उसके बाद जब मैं 2009 में डीएसपी प्रमोट हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग थी डीएसपी सांगला हिल, और अपने बैच में से आई वाज द ओनली डीएसपी जो थ्रू आउट फील्ड में रहा हूँ। मैं कभी इधर उधर ट्रैफिक में या एक्स कैडर कभी नहीं गया। और मेरी 14 सब डिवीजन्स में 14 एसडीपीशिप्स हैं जो कि और किसी की नहीं हो सकती। सही। अच्छा सर, सीआईए के बारे में थोड़ा बताइए कि ये इसका पर्टिकुलर क्या यानी क्या? सीआईए में इस तरह है कि मेरी प्रमोशन हुई तो मेरी इससे पहले पोस्टिंग थी एसडीपीओ तांदलियाँ वाला। मैं तांदलियाँ वाला में सर्व कर रहा था तो प्रमोशन हुई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग होनी थी तो मेरी चॉइस ये थी कि चले किसी भी कैपेसिटी में ना अपने डिस्ट्रिक्ट में हो जाए। तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में सीआईए की पोस्ट खाली थी, तो फिर मेरी पोस्टिंग इधर ही एज एसपी सीआईए हो गई। सही। सीआईए का जो है वो बेसिकली मुझे पहले कतन कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यही 2-3 महीने का जो हमारा इसका सेटअप है उसको, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये मेरी पोस्टिंग से पहले पिछले कोई 2 साल से खाली पड़ी हुई थी। ओके। इसको फिर मैंने आके इसको एक्टिवेट किया है। अब जो सीआईए का जो है ना एसपी सीआईए, उसका लिंक पूरी डिस्ट्रिक्ट के साथ है, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट को हमारा जो सेटअप हमने देखना होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये होता है कि जिसमें आपकी ये ब्लाइंड केसेस होते हैं, हाउस रॉबरीज आ जाती हैं, मतलब किसी घर के अंदर वारदात हो गई, 8-10 लोग घुस गए, उन्होंने वारदात कर ली, हाउस रॉबरी हो गई। फिर आपकी जो है ना उसके बाद किसी स्नैचिंग हो गई, कैश स्नैच हो गया, इस तरह हो गया, व्हीकल थेफ्ट हो गई, आपका जो है ना एब्डक्शन फॉर रैंसम हो गया। जो इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस हैं ना वो सीआईए देखती है। तो इसमें अभी सीपीओ साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि मेरा ना पूरा हर डिवीजन के अंदर सीआईए का अपना एक अलग सेटअप बन गया है, और उसके लिए हमें उन्होंने नफरी, लॉजिस्टिक्स, गाड़ियाँ, वो सारा कुछ दिया हुआ है। अब 5 डिवीजन्स हैं फैसलाबाद में। 5 डिवीजन में मेरे इंडिपेंडेंट जो है ना, हर डिवीजन में एक इंचार्ज इंस्पेक्टर है, उसका नफरी है, 2 डीएसपीज़ हैं,
जिनको हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें DSP CIA 1 एंड DSP CIA 2। ओके। DSP CIA 1 के पास रूरल एरिया सारा, जिसमें आपका तांदले वाला, कुरड़िया वाला, समुंदरी आपका आगे आ जाता है, तांदले उसका सारा जड़ा वाला, ये रूरल एरिया सारा उनके पास है। जो DSP CIA 2 हैं उनके पास सिटी एरिया है। सिटी एरिया में आपकी लालपुर डिवीजन है, मदीना डिवीजन है, इकबाल डिवीजन है, उसके बाद एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ है। इसके अलावा जो आपका है सेक्टेरियन स्टाफ गुलाम अहमदाबाद है, और हमारा एक सेटअप है मकवाना में, जो हम हाई प्रोफाइल केसेस की जहाँ पे इंटरोगेशंस करते हैं, हमारे वहाँ पे सेल्स बने हुए हैं, वो भी मेरे पास है। उसको भी एक DSP सुपरवाइज कर रहे हैं और एक इंस्पेक्टर उसका इंचार्ज है। तो अभी इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो है परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो रही है। सही। अच्छा, आपने सर कहा कि आपके आने से पहले 2 साल तक ये पोस्ट खाली रही है, तो इसका क्या मतलब है? यानी 2 साल उसमें यह था कि एज इंडिपेंडेंट SP CIA कोई पोस्ट नहीं था। अच्छा। जो लोग थे उनके पास एडिशनल चार्ज रहा है। मतलब मेरे से पहले जो SP इन्वेस्टिगेशन थे इधर बिलाल इफ्तिखार साहब, उनके पास SP CIA का एक्स्ट्रा चार्ज था। उससे पहले जो SP इन्वेस्टिगेशन थे काशिफ असलम साहब, उनके पास एडिशनल चार्ज रहा है। यानी किसी भी ऑफिसर के पास एडिशनल चार्ज रहा है। परमानेंट पोस्टिंग मेरी हुई है जो 2 साल परमानेंट पोस्टिंग एज SP CIA 2 साल से किसी की नहीं थी। एडिशनल चार्ज रहे हैं सबके पास, और वही फिर सारे एरिया को इस सारे अफेयर्स को सुपरवाइज़ करते थे। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद दोबारा आकर यहीं से गुफ्तगू करेंगे।